नमस्कार साथियों, राधे राधे। राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में आज हम बात करेंगे उदयपुर जिले के बारे में। और ये सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएसटीसी है, पीटीईटी है, सीईटी है, पशु परिचर है, एलडीसी है। राजस्थान का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए यह जिला दर्शन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही अलग तरीके से आज हम इस जिला दर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए बात करते हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखिए, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट किस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं, अगर उसकी हम बात करें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम देखेंगे उदयपुर का भूगोल, उदयपुर का इतिहास, उदयपुर के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं और उदयपुर की कला संस्कृति से संबंधित क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बन सकते हैं। इनकी चर्चाएं आज हम करने वाले हैं वन बाय वन। बने रहिए हमारे साथ और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उदयपुर राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसकी स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह जी द्वारा की जाती है और महाराणा उदय सिंह जी के नाम पर ही इसका नाम उदयपुर रखा जाता है। 1559 महाराणा उदय सिंह जी। उपनाम की अगर हम बात करें कि क्या क्या उपनाम है उदयपुर के, तो देखिए, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में स्थित हैं, इसलिए हम इसे झीलों की नगरी कहते हैं। झीलों की नगरी, या इसे हम लेक सिटी के नाम से जानते हैं, इसे हम व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं, व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। इसे हम पूर्व का वेनिस कहते हैं, पूर्व का वेनिस इसे हम कहते हैं। इसे एशिया का वियना कहा जाता है। इसे राजस्थान का कश्मीर हम कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। इसे जिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये कुछ प्रमुख उपनाम हैं उदयपुर के। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, एक बार अकबर 1576 ईस्वी में उदयपुर आता है और उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद कर देता है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि मुहम्मदाबाद किसका नाम था, या उदयपुर का अकबर द्वारा बदला गया नाम क्या था, तो इसे हम याद रखेंगे, यह था मुहम्मदाबाद। तो ये कुछ उदयपुर के प्रमुख उपनाम हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। वाइट सिटी याद रखिएगा, पूर्व का वेनिस याद रखिएगा, राजस्थान का कश्मीर याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये है उदयपुर। बात करते हैं उदयपुर की भौगोलिक दृष्टि से उदयपुर कैसा है, क्या ज्योग्राफिकली फैक्ट्स हमें यहां पे याद रखने हैं। पहली चीज, स्थिति। राजस्थान में उदयपुर की स्थिति कहां है, तो ये नया 50 जिलों का मैप है और हम देख सकते हैं ये उदयपुर जो है वह यहां स्थित है। ये जो जिला है यह हमारा उदयपुर है और यह राजस्थान के कौन से भाग में है, तो स्थिति अगर देखी जाए तो यह राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। यह उदयपुर की स्थिति है, ठीक है। देखते हैं यह किन किन झीलों के साथ उदयपुर सीमाएं बनाता है। तो देखिए, ये उदयपुर की सीमा लगती है फर्स्ट सिरोही से, सेकंड पाली से, थर्ड राजसमंद से, चौथी चित्तौड़गढ़ से, पांचवी सलूम्बर से और छठी डूंगरपुर से। तो उदयपुर 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। फर्स्ट, वन बाय वन हम इस तरफ से लिखते चलते हैं। पहला सिरोही, दूसरा पाली, तीसरा राजसमंद, चौथा चित्तौड़गढ़
है ना। चित्तौड़गढ़ के बाद पांचवा नया जिला सलूम्बर, और छठा जिला है डूंगरपुर। इन 6 जिलों के साथ उदयपुर अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही क्या उदयपुर अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है? यस। कौन सा ऐसा राज्य है जिसके साथ में उदयपुर सीमा बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, इस तरफ ये जो अंतरराज्यीय सीमा है यहां है गुजरात। तो उदयपुर की सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? तो यहां हम ध्यान रखेंगे, यह है गुजरात। गुजरात के साथ उदयपुर सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख कुछ सीमाएं हैं जो उदयपुर द्वारा बनाई जाती है, इन्हें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन जिलों के साथ उदयपुर सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, तो मैप ध्यान में रखेंगे और सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर के साथ में उदयपुर सीमा साझा करता है। चलिए आगे बात करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से उदयपुर को देख रहे हैं तो बात करते हैं कि उदयपुर राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है। तो देखिए, उदयपुर जो है वह मुख्य रूप से अरावली क्षेत्र में स्थित है, यानी कि अरावली भौतिक प्रदेश का भूभाग है। यह अरावली के दक्षिण भाग में स्थित है। अरावली भौतिक प्रदेश, कौन सा भौतिक प्रदेश का पूछा जाए तो अरावली के भी दक्षिण भाग में स्थित है। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है वह इसी उदयपुर जिले में है। ठीक है, अगर उदयपुर जिले में अरावली है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अरावली की चोटियां या अरावली के शिखर उदयपुर में स्थित होंगे। तो हम बात करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, अरावली की प्रमुख कौन कौन सी चोटियां हैं जो यहां स्थित है ना। तो उदयपुर में स्थित चोटियां झरगा, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये प्रमुख वो चोटियां हैं जो उदयपुर के, अरावली की वे चोटियां जो उदयपुर में स्थित हैं, इन्हें हम ध्यान रखेंगे। अगली बात करें, निश्चित रूप से अरावली में कुछ पठार भी हैं, है ना। तो कौन से पठार है? तो 2 पठार हम ध्यान रखेंगे, एक भोमट का पठार और दूसरा भोराट का पठार। यह भोमट का पठार लसाड़िया भील आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है ना। लसाड़िया भील आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह कहां? तो यह उदयपुर के साथ साथ सिरोही के साथ डूंगरपुर जिले में विस्तृत है। भोराट कहां है? तो गोगुंदा से लगा करके, उदयपुर के गोगुंदा से लगा करके कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार स्थित है, कुंभलगढ़ तक जो पठार विस्तृत है वह है भोराट का पठार, यानी कि उदयपुर और राजसमंद के मध्य में। तो उदयपुर से संबंधित ये 2 प्रमुख पठार हैं जिन्हें हमें एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। अगली बात आती है देश हारो क्या है ना। एक टर्म आती है देश हारो। तो देखिए, रागा से झरगा, ये 2 पहाड़ियां हैं। तो रागा से झरगा के मध्य का जो क्षेत्र है, यह देश हारो कहलाता है। कौन सा जिला रहेगा? उदयपुर। और यह देश हारो क्यों कहलाता है? क्योंकि यह वर्ष भर हरा भरा रहता है। हरा भरा रहने के कारण इसे देश हारो कहा जाता है। अगली बात करें, गिरवा क्या है? तो गिरवा भी उदयपुर में स्थित पहाड़ियां हैं, है ना। उदयपुर शहर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां, चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम गिरवा कहते हैं। तो आपको पूछा जाए देश हारो पहाड़ियां कौन से जिले में है? उदयपुर। गिरवा पहाड़ियां कौन से जिले में है? उदयपुर। मिट्टी, उदयपुर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहां आप ध्यान रखिएगा, यहां
लाल लोमी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी यहां पाई जाती है। लाल लोमी, लाल पीली और पर्वतीय मिट्टी यहां पाई जाती है। प्रमुख फसल उदयपुर में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो यहां हम ध्यान रखेंगे प्रमुख रूप से उदयपुर में मक्का बोई जाती है। मक्का फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से यहां होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट भौगोलिक फैक्ट्स हैं जो हमें उदयपुर के बारे में, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट के बारे में ध्यान रखना है। कौन कौन सी प्रमुख शिखर हैं अरावली के, आप ध्यान रखिएगा उदयपुर में। आगे चलते हैं। उदयपुर में कौन कौन सी नदियां हैं, उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? तो नदियों की बात करें तो हम 3 तरह के अपवाह तंत्र राजस्थान में पढ़ते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागर का अपवाह तंत्र। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट एक नदी आती है यहां, साबरमती नदी। साबरमती नदी, यह साबरमती नदी कहां से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, कोटड़ा की पहाड़ियों से यह निकलती है ना, कोटड़ा की पहाड़ियों से यह निकलती है साबरमती नदी। और यह साबरमती नदी किसका भाग है? अरब सागर के अपवाह तंत्र का पार्ट है। इसके कुछ प्रमुख रूप से इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? तो हथमती, वेतरई, मानसी, वाकल, सेई, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इस साबरमती की सहायक नदियां हैं। अगली इंपॉर्टेंट नदी एक है सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। और यह सोम नदी अरब सागर का पार्ट है जो कि माही की सहायक नदी है। माह की सहायक नदी है यह। बेणेश्वर डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम के रूप में त्रिवेणी संगम बनाती है और माही नदी में मिल जाती है। यह भी अरब सागर का पार्ट है ना, 2 प्रमुख नदियां। अगला हम बात करते हैं, अगला है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का पार्ट। बंगाल की खाड़ी, तो प्रमुख रूप से एक नदी है जिसका नाम है बेड़च नदी। बेड़च नदी, यह बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ये गोगुंदा की पहाड़ियां हैं और इन गोगुंदा की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है जिसे जो आयड़ नदी के रूप में जानी जाती है। आयड़ नदी के रूप में जानी जाती है। यह आयड़ नदी आगे इस उदय सागर झील में मिलती है। उदय सागर झील में मिलती है और झील के पश्चात फिर से यह नदी निकलती है और यह नदी बेड़च नदी के रूप में चलती है जो कि बनास की सहायक नदी है। और बनास आगे जाके चंबल में मिलती है और चंबल फिर आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये प्रमुख रूप से हमारे पास उदयपुर में बहने वाली नदियां। आगे चले, अब झीलों की बात करें तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। हम जानते हैं उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। प्रमुख कौन कौन सी झीलें हैं उनकी हम चर्चा करें तो फर्स्ट है पिछोला झील। पिछोला झील है ना, निर्माण किसने करवाया इसका? तो एक चिड़ीमार बंजारा था, छित्तर बंजारा, चिड़ीमार बंजारा, जिसने अपनी बेल स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील में 2 महल स्थित हैं, जग मंदिर तथा जग निवास, है ना। साथ ही यहां एक नटनी का चबूतरा भी स्थित है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से हमें झील याद रखनी है। कौन सी झील है? तो पिछोला झील। इसी पिछोला झील में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव का संचालन किया गया था, जिसकी बात हम करेंगे। सेकेंड, अगली जो झील आती है वह है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया?
तो फतेह सागर झील का निर्माण करवाते हैं जय सिंह जी। वही जय सिंह जी जिन्होंने जयसमंद का निर्माण करवाया है। इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है फतेह सिंह जी द्वारा, इसलिए इस झील को फतेह सागर झील कहते हैं, है ना। इस झील के अन्य नाम, इसे ड्यूक ऑफ कनाट ने इसकी आधारशिला रखी थी, इसलिए इसे कनाट बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनाट बांध इसे कहते हैं, है ना। इसे देवाली का तालाब भी कहते हैं, क्योंकि पास ही एक गांव है देवाली, और इसे देवाली का तालाब भी कहते हैं। इसी फतेह सागर झील में देश की सर्वप्रथम सौर वेधशाला स्थित है, जहां से सूर्य के घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से हमारी दूसरी झील फतेह सागर झील। अन्य झील कौन कौन सी है, आइए बात करते हैं, है ना। तीसरी झील है उदय सागर झील। उदय सागर झील, और इसी उदय सागर झील के किनारे मान सिंह व अमर सिंह की मैत्री मुलाकात होती है। ठीक है, चौथी जो यह वही उदय सागर झील है जिसमें आयड़ नदी मिलती है, और इसके बाद में वह बेडच कहलाती है। पांचवी झील स्वरूप सागर झील, है ना। यह स्वरूप सागर झील फतेह सागर और पिछोला को जोड़ती है ना। फिफ्थ झील, पांचवी झील, एक है बड़ी का तालाब। क्या है? बड़ी का तालाब, जिसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रमुख रूप से कुछ झीलें थी जिनके बारे में हमने चर्चा करी। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं प्रमुख उदयपुर के बारे में। उदयपुर में कौन कौन सी बावड़ियां हैं, है ना। तो देखिए कुछ 2 या 3 प्रमुख रूप से यहां बावड़ियां हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी बावड़ियां हैं? तो पहली है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी। एक है जया बावड़ी। सीधे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिमुखी बावड़ी कहां स्थित है। और तीसरी जो बावड़ी है वह है उदय बावड़ी। ये कुछ प्रमुख बावड़ियां हैं जो उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर में स्थित है ना। अब बात आती है यहाँ कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ है सज्जनगढ़ अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? सज्जनगढ़ अभयारण्य। यह राज्य का दूसरा सबसे छोटा है, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है, जो कि कौन सी पहाड़ी है? इसे यहां एक इंपॉर्टेंट बांसदरा पहाड़ी, है ना, यहां इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है नील गाय व लोमड़ी यहां देखने को मिलती है। यह राज्य का, यहां लिख देता हूं मैं, यह राज्य का पहला जैविक उद्यान है। राज्य का क्या है? राज्य का यह पहला जैविक उद्यान है, यह हमें ध्यान रखना है। और भी कोई अभयारण्य है क्या? यस, एक अभयारण्य और है जिसका नाम है, इसे आप यहां से अलग कर लीजिएगा, ये ना, एक अभयारण्य और है जिसका नाम है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल कौन है? फुलवारी की नाल। और हमारे लिए इस फुलवारी की नाल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो देखिए, यहां देश का, राज्य का नहीं, देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। दुनिया का, देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क यहां स्थित है, यह हमें ध्यान रखना है। इसी फुलवारी की नाल से सोम नदी का उद्गम होता है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रमुख परियोजना उदयपुर में कौन कौन सी है उसकी हम बात करें तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, परियोजना मानसी वाकल परियोजना। मानसी
वाकल परियोजना, है ना। इस मानसी वाकल परियोजना के तहत 11.2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई है जिससे उदयपुर को जलापूर्ति होती है, उदयपुर को पेयजल आपूर्ति की जाती है। यह राजस्थान गवर्नमेंट प्लस हिंदुस्तान जिंक का एक साझा प्रोजेक्ट है, हिंदुस्तान जिंक का एक साझा प्रोजेक्ट है। दूसरा एक यहां है देवास परियोजना, देवास परियोजना, देवास परियोजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा यह देवास परियोजना है। इसका प्रथम द्वितीय चरण कंप्लीट हो चुका है, अभी थर्ड और फोर्थ चरण का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें कई बांध हैं, जिसमें एक आकोदड़ा बांध है, आकोदड़ा बांध है, ठीक है, एक इसमें अलसीगढ़ बांध है, और इससे देवास परियोजना से उदयपुर की जो झीलें हैं उन झीलों को जलापूर्ति की जाती है। तीसरा यहां एक परियोजना है सेई परियोजना, सेई नदी पर निर्मित सेई परियोजना है, और इस परियोजना के तहत जो जवाई बांध हैं, है ना, जवाई बांध को जलापूर्ति की जाती है, जवाई बांध को जलापूर्ति की जाती है। यह प्रमुख परियोजना है। चौथा एक और परियोजना है सोम कागदर, सोम कागदर जो कि सोम नदी पर स्थित है। यह परियोजना उदयपुर जिले की प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या उदयपुर में कुछ खनिज भी पाए जाते हैं? यस, राजस्थान में उदयपुर जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं प्रश्न बनता है, तो देखिए सीसा जस्ता, है ना, सीसा जस्ता, जावर माइंस, जावर माइंस, है ना, प्रमुख रूप से यहां से सीसा जस्ता उत्पादित होता है। देबारी, है ना, प्रमुख संयंत्र है सीसे जस्ते का। चांदी का उत्पादन, यस, राजस्थान यानी कि सबसे पहले चांदी का उत्पादन जो हुआ था वह यही जावर नामक स्थान से किया गया था। कब? राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में सर्वप्रथम जावर से चांदी का उत्पादन किया गया था। इस चीज का हमें, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, राणा लाखा के काल में। एस्बेस्टोस कहां से मिलता है? एस्बेस्टोस में राज्य का एकाधिकार है, याद रखिएगा, यह मिलता है ऋषभदेव, ऋषभदेव व खेरवाड़ा से, ऋषभदेव व खेरवाड़ा से। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट में उदयपुर एकाधिकार रखता है, राजस्थान एकाधिकार रखता है। कहां होता है रॉक फॉस्फेट? तो रॉक फॉस्फेट होता है झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा और मटून, ये कुछ स्थान हैं जहां से रॉक फॉस्फेट उत्पादित होता है। हरा संगमरमर कहां से मिलेगा? तो हरा संगमरमर हमें मिलेगा ऋषभदेव से, ऋषभदेव केसरिया जी, है ना, ऋषभदेव कहां है? खेरवाड़ा। लोहा, क्या लोहा भी, लोहे के भंडार भी उदयपुर में स्थित है? मिलते हैं, यस, कहां से? थूर, हुंडेर की पाल, थूर हुंडेर, नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, ये कुछ स्थान हैं जहां से लोह अयस्क भी मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यूरेनियम। यूरेनियम हमें मिलता है, यूरेनियम कहां से मिलता है? तो यूरेनियम मिलता है उमरड़ा से, उमरड़ा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरेनियम, यूरेनियम का उत्पादन केंद्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख उद्योग कि उदयपुर में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, है ना। एक कंप्लीटली उदयपुर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। फर्स्ट, पहला उद्योग अगर देखा जाए तो सेंट्रल का उद्योग है ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी जो कहां है? देबारी में है। इसकी स्थापना होती है 1966 में ब्रिटेन के सहयोग से,
ब्रिटेन के सहयोग से, है ना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यहां से क्या उत्पादित होता है सर? यहां से सीसा जस्ते का उत्पादन होता है, सीसा जस्ता, और साथ में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन होता है। सेकेंड, उद्योग की अगर बात कर रहे हैं तो एक है उदयपुर कॉटन मिल, वर्तमान में शायद बंद है, लेकिन उदयपुर कॉटन मिल इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। एक है उदयपुर शुगर मिल, उदयपुर शुगर मिल जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और एक हमारे पास प्लांट है जेके सीमेंट का, जेके सीमेंट कहां है? यह डबोक में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ प्रमुख उद्योग थे उदयपुर जिले से संबंधित। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देबारी किसके सहयोग से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करें तो बायोमास, है ना, बायोगैस, सॉरी बायोगैस में उदयपुर प्रथम स्थान रखता है। बायोगैस में उदयपुर कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान किसका है? उदयपुर का है बायोगैस उत्पादन में, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, ऊर्जा संसाधन के रूप में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम ऊर्जा, सौर ऊर्जा से संचालित नाव, सौर ऊर्जा संचालित नाव कहां संचालन हुआ था इसका? तो यह हुआ था पिछोला झील में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खनिज प्रमुख रूप से हमने देख लिए, उद्योग देख लिए, ऊर्जा संसाधन देख लिए। अभी हम भूगोल की बात कर रहे थे, अब हम चलते हैं इतिहास की ओर कि उदयपुर का क्या इतिहास रहा है, क्या उदयपुर से संबंधित इतिहास है जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। सबसे पहली चीज, स्थापना हमने बात करी थी 1559, 1559 महाराणा उदय सिंह द्वारा, महाराणा उदय सिंह जी द्वारा, महाराणा उदय सिंह जी द्वारा इस उदयपुर की स्थापना की जाती है और उदय सिंह जी के नाम पर ही इस उदयपुर नाम रहता है। जनपद, कौन सा जनपद है ना, कौन सा जनपद है जिसका भाग उदयपुर रहा है या उदयपुर है? तो यह है शिवी जनपद, जिसका ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है। इस शिवी जनपद की जो राजधानी थी, शिवी जनपद की राजधानी थी, वह थी मध्यमिका, मध्यमिका या नगरी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्या उदयपुर से कोई प्रशस्तियां मिली है? क्या उदयपुर से कुछ शिलालेख मिले हैं? तो यस, उदयपुर से हमें कुछ शिलालेख मिलते हैं। जैसे अपराजित का एक शिलालेख मिलता है कुंडेश्वर महादेव के मंदिर के वहां से, है ना, और यह लगभग 661 ईस्वी का यह शिलालेख है, अपराजित का शिलालेख। इस अपराजित के शिलालेख से प्रमुख रूप से उदयपुर में पाए जाने वाले जितने शिलालेख हैं उनसे गुहिल वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। सारणेश्वर प्रशस्ति, ध्यान रखिएगा नाम, सारणेश्वर प्रशस्ति, और कहां से मिल रहा है? उदयपुर जिले से। चीरवा शिलालेख कहां से मिल रहा है? उदयपुर जिले से, है ना। यह सारणेश्वर प्रशस्ति मिलती है आहड़ गांव से, आहड़ गांव, कहां? आहड़ गांव। इस आहड़ गांव में एक वराह मंदिर है और उस वराह मंदिर से यह सारणेश्वर प्रशस्ति मिलती है। चीरवा का अभिलेख, जावर प्रशस्ति मिलती है ना, जावर प्रशस्ति मिलती है। फिर श्रृंगी ऋषि शिलालेख, एकलिंग प्रशस्ति, इस एकलिंग प्रशस्ति का ध्यान रखिएगा आप, यह मिलती है कैलाशपुरी से, है ना, मोकल के समय की यह एक प्रशस्ति है, मोकल के समय की। जगन्नाथ राय प्रशस्ति इंपोर्टेंट, यह 1652 की एक प्रशस्ति है जो कि उदयपुर के जगदीश मंदिर में स्थित है, जगदीश मंदिर में स्थित है। इस प्रशस्ति से, इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति से हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन इस प्रशस्ति में किया गया है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति।
ठीक है, ये कुछ प्रशस्तियां हैं जो प्रमुख रूप से उदयपुर से मेवाड़ से संबंधित हैं। राजवंश, कौन से राजवंश ने यहां शासन किया है, तो हम बात करेंगे गुहिल सिसोदिया राजवंश। गुहिल सिसोदिया राजवंश ने, है ना, जो कि सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। सबसे प्राचीन राजवंश अगर कोई है तो वह गुहिल या सिसोदिया राजवंश है ना। इसके संस्थापक कालभोज, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सभ्यताएं, उदयपुर से कौन कौन सी सभ्यताएं मिली है। पहली और इंपॉर्टेंट सभ्यता जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता निश्चित रूप से सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे बसती है। आहड़ सभ्यता बनास नदी, इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। बनास की सहायक नदियां बेड़च या आहड़ नदी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज किसने करी है ना। तो इसकी खोज करी है A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने, और इसका उत्खनन करते हैं, उत्खनन इसका करते हैं R.C. अग्रवाल। क्या इंपॉर्टेंट है आहड़ सभ्यता से, आहड़ का प्राचीन नाम पूछा जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम है आघाटपुर। आघाटपुर, इसका एक स्थानीय नाम भी है। स्थानीय नाम अगर आपसे पूछे तो स्थानीय नाम इसका है धूलकोट। धूलकोट, यह किस प्रकार की सभ्यता है, तो यह ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, ठीक है। ये कुछ चीजें याद रखिए। अच्छा, यहां से उत्खनन में हमें कुछ चीजें मिली हैं जो आप वर्बली सुन लीजिएगा, जगह कम है, जितना लिख पाएंगे उतना लिखते हैं। एक यहां से बनासियन बुल मिला है। बनासियन बुल मतलब एक बनासियन बेल की आकृति मिली है, बेल की मूर्ति यहां से मिलती है। और हमें क्या मिला है, हमें यहां लाल काले मृदभांड मिले हैं। लाल काले मिट्टी के बर्तन, मृद भांड मिले हैं। हमें यहाँ कोठे मिले हैं अनाज के, कोठे वो गोरे जिन्हें कहा जाता है, वह कोठे और गोरे हमें यहाँ से मिले हैं। हमें यहाँ से 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है, चूल्हा मिला है। हमें यहाँ से सिलबट्टा मिला है। हमें यहाँ से और क्या मिला है, हमें यहाँ से एक मिला है लापिस लाजुली। लापिस लाजुली एक पत्थर है जो कि ईरान में भी मिलता है। यह लापिस लाजुली हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ हमें कौन कौन से अनाज मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ हमें गेहूं, चावल व ज्वार के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ये प्रमुख हमारी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। एक सभ्यता है बालाथल सभ्यता, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उदयपुर में एक स्थान है वल्लभ नगर, है ना। ये वल्लभ नगर से इस बालाथल सभ्यता यहां मिलती है, और यह वल्लभ नगर है उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे, वही बेड़च नदी, बेड़च नदी के किनारे। बालाथल सभ्यता से हमें क्या क्या मिला है ना। प्रमुख रूप से इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वीएन मिश्र को। इसे वीएन मिश्र को। हमें यहां से क्या क्या मिला है, बात करें, यहां दुर्गीकरण के पुरावशेष मिले हैं। दुर्गीकरण के पुरावशेष मिले हैं। सारी चीजें उदयपुर से रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। यहां सबसे प्राचीन कुष्ठ रोग के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन कुष्ठ रोग के साक्ष्य, यहां एक 11 कमरों वाला दुर्ग मिला है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा बालाथल सभ्यता के बारे में। 2 सभ्यता और, झाड़ोल और इसवाल, नाम याद रखिएगा। बाकी आहड़ सभ्यता, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो हमने बात करी है। बालाथल सभ्यता, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जिसकी हमने बात करी है। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं प्रमुख युद्ध।
क्या उदयपुर में कोई ऐसे युद्ध हुए हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? तो यस। कौन कौन से युद्ध ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं? तो एक युद्ध है उदयपुर का युद्ध। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था जिसमें इस उदयपुर के युद्ध को पूछा गया है। युद्ध कब हुआ है? 1680 ईस्वी में यह युद्ध हुआ है। सेकेंड एक युद्ध और है जो उदयपुर से संबंधित है, वह है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब हुआ है? यह हुआ था 1226-27 में, है ना। तत्कालिक शासक जैत्र सिंह वर्सेस जैत्र सिंह का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश, दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश के साथ, है ना। तो इल्तुतमिश और दो युद्ध याद रखने हैं, भूताला का युद्ध और उदयपुर का युद्ध। उदयपुर का युद्ध 1680, भूताला का युद्ध 1226-27। ये प्रमुख युद्ध कुछ ध्यान रखिएगा, उदयपुर से संबंधित है। आगे चलते हैं। अभी हम उदयपुर का इतिहास देख रहे हैं, इतिहास से संबंधित उदयपुर की कुछ घटनाएं देख रहे हैं। अधीनस्थ संधि, है ना। अंग्रेज जब आए थे तो 1818 से अधीनस्थ संधियां शुरू हुई थी। इस अधीनस्थ संधि को करने वाले उदयपुर के शासक कौन थे? तो 1818 में 23 जून 1818 में अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि, अंग्रेजों के साथ, है ना। और शासक उस समय कौन थे? तो उदयपुर की या मेवाड़ के उस समय शासक थे भीम सिंह। कौन जी? भीम सिंह उस समय शासक थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1818 की जो अधीनस्थ संधि थी वह मेवाड़ के किस शासक द्वारा की गई थी? तो भीम सिंह द्वारा। ठीक है। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो क्या है वो समझिएगा आप। सबसे पहली एक एमबीसी, मेवाड़ भीलकोर, एक छावनी थी जो उदयपुर में थी, वह छावनी थी खेरवाड़ा। हम 6 छावनियां पढ़ते हैं, 6 छावनियां पढ़ते हैं, उनमें से एक छावनी जो थी वह थी खेरवाड़ा। खेरवाड़ा छावनी, यह खेरवाड़ा छावनी प्रत्यक्ष रूप से इस 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? इस 1857 की क्रांति के समय डुंगला जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहां से कुछ अंग्रेज भाग करके शरण लेते हैं मेवाड़ में, उदयपुर में। उस समय शासक थे स्वरूप सिंह जी, जो सबसे पहले अंग्रेजों की सहायता करते हैं। और यह डुंगला गांव से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेजों को शरण देते हैं। शरण कहाँ देते हैं? शरण देखते हैं जग मंदिर में। और इनकी देख रेख कौन करता है? तो इनकी देख रेख करता है गोकुल चंद। एक नाम याद रखिएगा, गोकुल चंद इनकी देखरेख करता है। यह 1857 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, चलें आगे, है ना। सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता कौन करता है? स्वरूप सिंह करता है। एमबीसी छावनी कौन सी है? खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में है, 1857 से संबंधित, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से इस क्रांति में भाग नहीं लेती है। आगे चले। प्रमुख रूप से उदयपुर से संबंधित आंदोलन कौन कौन से हैं? ठीक है, तो एक आंदोलन का नाम आता है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत भले ही राशमी से होती है, राशमी चित्तौड़गढ़ से होती है, लेकिन इस एकी आंदोलन का जो सूत्रधार थे, जो प्रणेता थे, वह थे मोतीलाल तेजावत, और उनका संबंध उदयपुर से था। मोतीलाल तेजावत, है ना। इन्हें बावजी कहा जाता है, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। एक ही आंदोलन से संबंधित हमारे लिए क्या फैक्ट है? देखिए, इन्होंने एक 21 सूत्री मांग पत्र लिखा था। 21 सूत्री मांग पत्र किसे लिखा था? तत्कालिक शासन, उस समय कौन थे? उस समय तत्कालिक शासक थे मांग पत्र।
तत्कालिक शासक थे फतेह सिंह जी। कौन थे? फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी को लिखा था। और इस 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। देखिए कितने ही क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो रहे हैं यहां से, है ना। इन्हें बावजी कहा जाता है, इक्की आंदोलन, इन्हें बावजी कहा जाता है। इन्हें मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इक्की आंदोलन कब हुआ था? इक्की, याद रखना, 1921 में, 1921 का टाइम था। और मोतीलाल तेजावत प्रमुख रूप से कहाँ के हैं? तो ये है झाड़ोल फलासिया के। झाड़ोल में गांव है कोल्यारी, उस कोल्यारी में इनका जन्म हुआ था। ये एक प्रमुख आंदोलन है जो उदयपुर से संबंधित है, इसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रजामंडल, उदयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938, 1938। 1938 याद रख लीजिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल 1938। कौन इसका स्थापना करता है ना। प्रजामंडल से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं एग्जाम में। स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना करते हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। और उसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक नाम भूरेलाल बया। भूरेलाल बया ना। प्रमुख रूप से मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कुछ फैक्ट्स जो हमने इनकी बात करी है। आगे चलते हैं। और ये राजस्थान की एक उदयपुर से संबंधित इतिहास को हमने कंप्लीट किया है। पर्टिकुलर उदयपुर से संबंधित कुछ चीजों को हमने लिया है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती है। और अब हम चलते हैं उदयपुर से संबंधित कला और संस्कृति की ओर, क्योंकि 1 बाय 1 सारी चीजें हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। बोली, सबसे पहली बात, उदयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो उदयपुर मेवाड़, और मेवाड़ में बोली जाती है मेवाड़ी। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं कि उदयपुर में प्रमुख दुर्ग कौन सा है। तो उदयपुर का प्रमुख दुर्ग जो है ना, वह है सज्जनगढ़। कौन सा है? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ का निर्माण कौन करवाता है? सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह जी। यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस दुर्ग के उपनाम। इस दुर्ग के क्या उपनाम है? इसे हम मानसून पैलेस कहते हैं। मानसून पैलेस कहते हैं इसे हम। मानसून पैलेस, इसे हम वाणी विलास महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणी विलास महल। वाणी विलास महल कहते हैं। ठीक है, मानसून पैलेस इसे कहते हैं, वाणी विलास कहते हैं। हम इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। मुकुटमणि कहते हैं। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? यह स्थित है बांसदरा पहाड़ी पर। वहीं हमने बात करी थी सज्जनगढ़ अभयारण्य, बांसदरा पहाड़ी जैविक पार्क, और वहीं ऊपर स्थित है यह सज्जनगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप ध्यान रखिए। महलों की अगर हम बात करें तो उदयपुर के राजमहल, उदयपुर के राजमहल जिनमें, है ना, उदयपुर के शासक निवास करते हैं, यह है, इसे हम सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। यह पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। किसने इनका निर्माण करवाया? तो इनका निर्माण करवाया था, जिन्होंने उदयपुर बसाया था, उदय सिंह जी द्वारा। और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्ग्यूसन एक इतिहासकार थे जिन्होंने उदयपुर के इन महलों की तुलना विंडसर के महलों से करी है और इन्हें राजस्थान के विंडसर महल कहा है। राजस्थान के विंडसर महल।
तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राजस्थान के विंडसर महल कौन से हैं, तो उदयपुर का सिटी पैलेस या उदयपुर का जो राजमहल है वह राजस्थान का विंडसर है। ठीक है, किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने कहा है, ध्यान रखिएगा। और भी कोई महल है? यस, देखिए 2 महल हमने पढ़े थे, जग मंदिर, जग निवास, ये भी महल ही तो है, जग मंदिर, जग निवास। फिर एक महल आता है मोती महल, मोती महल, जहां वर्तमान में प्रताप का स्मारक बना हुआ है, प्रताप का स्मारक बना हुआ है। ये प्रमुख महल है जो हमें ध्यान रखना है। एक सज्जनगढ़ पैलेस, सज्जनगढ़ एक पैलेस के रूप में भी हम इसे याद रखते हैं। फिर बात आती है हवेलियां। क्या उदयपुर में कोई हवेलियां हैं? यस, एक प्रमुख हवेली हमें ध्यान रखनी है, बागोर की हवेली, बागोर की हवेली। यह बागोर की हवेली, इसी बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी है। सबसे बड़ी पगड़ी किस है ना, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां है? तो इन बागोर की हवेली में है, ध्यान रखिएगा। छतरियां, कौन सी छतरियां इंपॉर्टेंट हैं, है ना? तो देखिए उदयपुर में स्थित हैं जो छतरियां हैं, जो मेवाड़ के शासकों की छतरियां हैं, सम्मिलित रूप से उन्हें महासतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासतिया कहा जाता है। कहां स्थित है ये? आहड़, उदयपुर में, तो इन्हें आहड़ की छतरियां भी कहते हैं। यहां सर किसकी छतरियां हैं? तो यहां मेवाड़ के शासकों की छतरियां हैं। अमर सिंह जी के बाद, अमर सिंह तथा अमर सिंह के बाद जो छतरियां हैं वो यहाँ महासतिया में स्थित है। और उदयपुर में प्रमुख छतरी कौन सी है? तो यहां ध्यान रखिएगा, महाराणा उदय सिंह जी की छतरी, महाराणा उदय सिंह जी की छतरी कहां स्थित है? तो यह स्थित है गोगुंदा में। कहां स्थित है? गोगुंदा में इस महाराणा उदय सिंह जी की छतरी स्थित है। और एक छतरी हमें याद रखनी है, कपूर बाबा की छतरी, कपूर बाबा फकीर की छतरी। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कपूर बाबा फकीर की छतरी कहां स्थित है? कपूर बाबा फकीर की छतरी स्थित है उदयपुर में। और उदयपुर में कहां स्थित है? तो यह स्थित है जग मंदिर में, जो पिछोला के अंदर जग मंदिर है, उस जग मंदिर में यह स्थित है। और किसने इसका निर्माण करवाया? तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, या निर्माण करवाया गया कपूर बाबा फकीर की छतरी। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और समझते हैं, है ना, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, है ना। सबसे पहला मैं मंदिर लेता हूं उदयपुर का, एकलिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है ना, एकलिंगनाथ का मंदिर है। इन एकलिंगनाथ को मेवाड़ का अधिपति माना जाता है ना। और मेवाड़ के जो शासक हैं वे शासक स्वयं को इन एकलिंगनाथ का दीवान कहते हैं। ठीक है, ये लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है, लकुलिश संप्रदाय से संबंधित हैं। शिव मंदिर है, कहाँ है? कैलाशपुरी। हम एक नाम ध्यान रखेंगे, इस कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ काले संगमरमर के चतुर्मुखी शिवलिंग है, काले संगमरमर का चतुर्मुखी शिवलिंग है। आई बात समझ में? चलिए एक मंदिर और मंदिर देखते हैं। दूसरा मैं मंदिर लेता हूं अंबिका मंदिर, अंबिका मंदिर, मेवाड़ अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है? जगत एक स्थान है उदयपुर में, वहां स्थित है। और इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है।
तो आपसे अगर पूछा जाए मेवाड़ का खजुराहो कहाँ है, तो मेवाड़ का खजुराहो है जगत अंबिका मंदिर। और एक मैं लेता हूं मंदिर, सास बहु मंदिर, या इसे कहते हैं सहस्त्र बाहु मंदिर। बाहु मंदिर कहाँ है? यह है नागदा में। कहाँ स्थित है? यह नागदा में स्थित है। एक मैं इंपॉर्टेंट मंदिर लेता हूं, जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। किसने इनका निर्माण करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं जगत सिंह जी प्रथम। जगत सिंह प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है ना। जनजाति बाद में लेते हैं। एक बार एक और मंदिर है ना, केसरिया जी या ऋषभ देव। कहाँ है? याद रखिएगा, धुलेव गांव। धुलेव गांव यह जैन मंदिर है और आदिनाथ जी को समर्पित है। आदिनाथ जी का मंदिर है। एक और मंदिर में इंपॉर्टेंट लेता हूं और वह है आदि वराह मंदिर। और यह आदि वराह मंदिर कहाँ स्थित है? यह आहड़ गांव में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो कि उदयपुर जिले से संबंधित हैं, उदयपुर से संबंधित है। हमारी एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब मैं ले लेता हूं, कुछ बच गया है, जनजातियां। प्रमुख जनजातियां कौन सी है ना। तो फर्स्ट, पहली जनजाति में लेता हूं भील जनजाति। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी हम बात करेंगे। पूरी अगर भील जनजाति को पढ़ने जाएं तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन हमें बेसिक्स हम यहां देख रहे हैं। भील जनजाति है ना, उदयपुर में पाई जाने वाली सर्वाधिक भील जनजाति कहां पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर में, सर्वाधिक। ठीक है जी, ये चीज हमें यहां ध्यान रखनी है। क्या इंपॉर्टेंट है भील जनजाति से रिलेटेड हमारे लिए? क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो यह राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। राज्य की प्राचीनतम जनजाति है ना। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो एक दूसरी जनजाति आती है कथोड़ी जनजाति। एग्जाम में पूछी जाती है दोनों, है ना। कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र से संबंधित है। मूलतः कहां से है? महाराष्ट्र से संबंधित है। मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। यह कथोड़ी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यह खेर के वृक्ष की छाल से, खेर के वृक्ष की छाल से कत्था इकट्ठा करती है। कत्था इकट्ठा करती है, इसलिए इसे कथोड़ी कहा जाता है। कथोड़ी ध्यान रखिएगा, है ना। यह मूलतः कहां की है? एग्जाम में पूछा गया है कथोड़ी जाति मूलतः कहां की। ये मूल रूप से राजस्थान में उदयपुर में ही पाई जाती है और उदयपुर में भी कोटड़ा तहसील में। उदयपुर में भी कहां मिलेगी? आपको कोटड़ा तहसील में मिलेगी। आगे बात करते हैं चित्रकला, है ना। मेवाड़ चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला इसे राजस्थान की, है ना, राजस्थान की प्राचीनतम चित्रकला है मेवाड़ चित्रकला, है ना। और यह राजस्थान में चित्रकला का उद्भव माना जाता है। राजस्थान में उद्भव, या हम कह सकते हैं कि यह प्राचीनतम चित्रकला है ना। किसके शासन काल में इसका क्या कहते हैं उसको, उदय हुआ था, है ना। उदय किसके शासन काल में हुआ? किसके शासन काल में? तो तेज सिंह जी, याद रखना,
तेज सिंह के शासनकाल में इसका उदय हुआ था। इसका स्वर्ण काल किसका शासनकाल माना जाता है? तो इसका स्वर्ण काल माना जाता है जगत सिंह प्रथम का शासनकाल। जगत सिंह प्रथम का शासनकाल। प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो बनाया गया है कमल चंद्र द्वारा। किसके द्वारा? कमल चंद के द्वारा बनाया गया है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। और कौन कौन से इंपोर्टेंट है? ठीक है, देखिए यहां स्वर्ण काल किसका? जगत सिंह का। और यहां आप ध्यान रखिएगा, जगत सिंह जी ने स्थापना करी थी किसकी? चितेरों की ओवरी, यानी कि चितेरारी ओवरी, चितेरारी ओवरी, जिसे तस्वीरों का कारखाना कहा जाता है। तस्वीरारो कारखाना, ठीक है। किसने करा था? जगत सिंह प्रथम ने, है ना। प्रथम इसका चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी है। यहां से इस क्लास से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। और प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो एक है रागमाला किसने बनाया? नासिरुद्दीन ने बनाया। एक है गीत गोविंद किसने बनाया? साहिबुद्दीन ने बनाया, है ना। एक है रसिक प्रिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां प्रमुख रंग कौन से यूज हुए? प्रमुख रंग तो लाल व पीला। कदम का वृक्ष, हाथी के चित्र यहां यूज हुए हैं। ये मेवाड़ चित्रकला से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने यहां चर्चा करी है। उदयपुर जिले के अंतर्गत मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अप्रैल माह में गणगौर के अवसर पर, है ना। मेवाड़ महोत्सव का आयोजन यहां किया जाता है। आगे बात करें, प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? कुछ प्रमुख स्थान हम देखते हैं उदयपुर में। गोगुंदा, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, हम बात करेंगे। नागदा, जगत, डबोक, जावर, वल्लभनगर, रिपीट है, ऋषभदेव, खैरवाड़ा, झाड़ोल, हवाला, मैनार। क्या है? देखिए गोगुंदा क्या है? महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली। महाराणा प्रताप का राज तिलक यहां हुआ था। महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली है ये। और क्या है? यहां गोगुंदा में उदय सिंह जी की छतरी स्थित है। उदय सिंह की छतरी स्थित है। एक यहां स्थान है गोगुंदा में, मायरा की गुफा। ये प्रताप का शस्त्रागार हुआ करती थी। महाराणा प्रताप का शस्त्रागार, मायरा की गुफा। नागदा क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए नागदा जो है यह प्रारंभिक राजधानी रही है मेवाड़ की। और इसी नागदा में अभी हमने एक मंदिर की बात करी थी, सास बहू मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर। आगे, जगत, मेवाड़ का खजुराहो, है ना। अंबिका मंदिर, मेवाड़ का खजुराहो यहां जगत में स्थित है। कौन सा? अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर कहते हैं इसे। आगे, डबोक, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। उदयपुर का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह डबोक में स्थित है। जावर, सबसे प्राचीन चांदी की खान, है ना, राणा लाखा के काल की। वल्लभनगर, यहां इंपोर्टेंट और ध्यान रखिएगा, यहां एक तो बालाथल सभ्यता है जिसकी हमने चर्चा करी थी। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र यहां स्थित है। आगे चलते हैं। ऋषभदेव हमने बात करी थी, केसरिया जी मंदिर, दुलेव गांव, यहां से हमें हरा संगमरमर भी मिलता है। खेरवाड़ा 1857 के समय छावनी थी जिसने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। झाडोल, मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के प्रणेता, इनकी जन्मस्थली कोलियारी यहां स्थित है। झाडोल हल्दी उत्पादन में अपना विशेष महत्व रखता है, यानी कि सर्वाधिक हल्दी उत्पादन कहां से होता है? झाडोल से होता है। हवाला गांव, शिल्पग्राम, शिल्पग्राम है ना, 1989 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शिल्पग्राम की स्थापना यहां हवाला गांव में की गई थी, राजीव गांधी द्वारा। मैनार, एक गांव है मैनार उदयपुर में, जहां बारूद की होली खेली जाती है। बारूद की होली खेला जाने वाला गांव अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वह और कोई नहीं, उदयपुर का मैनार होगा। आगे चलते हैं, और क्या फैक्ट्स बचा। प्रमुख व्यक्तित्व उदयपुर से संबंधित जो है उनकी बात करें तो मोतीलाल तेजावत की हमने बात करी थी। जन्म इनका कोलियारी में हुआ, कोलियारी झाडोल में हुआ है ना। ये एक ही आंदोलन के प्रणेता है, एक ही आंदोलन के प्रणेता हैं। यह नीमड़ा हत्याकांड से संबंधित है, नीमड़ा हत्याकांड से संबंध रखते हैं। सिर्फ अभी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना करी थी, वनवासी संघ की स्थापना करी थी। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया का संबंध कहां से है? उदयपुर से। राज्य में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रह चुके, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल 17 वर्ष और 4 बार। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता 1969 में पद्म विभूषण से सम्मानित, 1969 में पद्म विभूषण से सम्मानित हैं और इन्होंने सेवा मंदिर संस्था की स्थापना करी, संस्थान की स्थापना करी। दौलत सिंह कोठारी वैज्ञानिक थे, है ना। डीआरडीओ जो संस्था है, डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और यह भी पद्म विभूषण से सम्मानित है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना गुलाबाग में करी थी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी थी गुलाबाग में। कहां? उदयपुर गुलाब बाग में, ठीक है, याद रखिएगा। महाराणा सभा, देश हितैषणी सभा की स्थापना की जाती है 1877 में, और यह राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। पत्र कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधार, सज्जन कीर्ति सुधार के नाम से। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने उदयपुर के बारे में पढ़े हैं। उदयपुर में अभी 2 रोपवे हैं, 2 रोपवे स्थापित है ना। पहला करणी माता, दूध तलाई से करणी माता रोपवे 2008 में स्थापित है, लगभग 387 मीटर लंबा है। रोपवे को रज्जू पथ कहा जाता है। और दूसरा अभी बना है नीमच माता के लिए,
नीमच माता के लिए कब बना? जनवरी 2024 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने बात करी राजस्थान के उदयपुर जिले के बारे में। कैसी लगी क्लास आपको? उम्मीद है आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिले होंगे। इसी तरह से हम हर एक जिले को जिला दर्शन रूप में कंप्लीट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू, राधे राधे।